हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन यूनिट्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको CSIR क्लियर करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये वीडियो आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल रहेगा। CSIR कभी भी ये डिक्लेयर नहीं करता है कि कौन सी यूनिट का ज़्यादा वेटेज है, तो और हर शिफ्ट में और हर एग्ज़ाम में आपको वेरिएशन देखने को मिलती है क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन PYQ का जो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं हम, उससे हमें पता चल जाता है कि कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस 100% बनते ही हैं और बहुत अच्छा खासा वेटेज लेके आते हैं। तो अगर आप इन यूनिट्स को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अननेसेसरी रिस्क डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है मेथड्स इन बायोलॉजी, जो कि अपने सिलेबस में यूनिट 13 है। देखिए, इस यूनिट को आपको क्यों नहीं अवॉइड करना चाहिए। इस क्वेश्चन से बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन बनते हैं। इससे यूनिट से अकेले भी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट फैक्ट्स के बेसिस पे पार्ट बी में, लेकिन ये जो यूनिट है इनके कॉन्सेप्ट मिला के दूसरे यूनिट से एक एनालिटिकल क्वेश्चंस पार्ट सी में बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर आपको माइक्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ETC ये टेक्निक्स के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है तो आप बाकी यूनिट्स के क्वेश्चंस भी पार्ट सी में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बाकी यूनिट्स को भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको इन बेसिक जो मेथड्स हैं बायोलॉजी के, वो आपको आनी चाहिए। इसलिए ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये इसके क्वेश्चंस बाकी यूनिट्स के साथ में मिक्स होके बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरी यूनिट जो है वो है सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, जो कि अपने सिलेबस में यूनिट 4 है। इस यूनिट को क्यों नहीं अवॉइड करना चाहिए? इससे बहुत ज़्यादा पार्ट सी के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा जो लॉजिक है उस पर बेस्ड बनते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस बनते हैं। इस यूनिट का एक और पार्ट है इम्यूनोलॉजी, लेकिन ये जो पार्ट है सेल कम्युनिकेशन वाला, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, तो आप इम्यूनोलॉजी के थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं। इसके कुछ मोस्ट फोकस एरियाज जो हैं वो हैं GPCR, RT के जो पाथवेज हैं सिग्नलिंग के, वो सेकेंड मैसेंजर्स और पाथवे इनहिबिशन, म्यूटेशन इफेक्ट्स, ये वगैरह जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इनमें जो CSIR का मोस्ट लव्ड वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है वो है कि अगर हम किसी पाथवे में इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं तो आगे पाथवे में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है यूनिट 5, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये अपने सिलेबस में है यूनिट 5। ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो ये जो बॉटनी वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट उनको लग सकती है स्टार्टिंग में, बट एक बार जब आप इसको पढ़ लेंगे तो ये बहुत अच्छी स्कोरिंग यूनिट है। बस एक बार आपको माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे आसानी से लास्ट में। इसके जो ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं फैट मैपिंग से, इंडक्शन से, मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, हॉक्स जीन, पैटर्न फॉर्मेशन, ये सब जो टॉपिक हैं इनसे बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस यूनिट को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 3, फंडामेंटल प्रोसेसेस, जिसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। ये यूनिट वैसे हमने तो BSc MSc में हर साल पढ़ी होती है कुछ ना कुछ इसके बारे में, जैसे DNA रेप्लिकेशन हो गया, रिपेयर हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो यही जो सब हैं यही चीज़ें इसमें हैं और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गेन करती है एग्ज़ाम में। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और स्पेशली पार्ट सी में इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो ये भी आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए। यूनिट 3 हिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री, ये यूनिट जो है ये बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो हार्ड लगती है। मेरे को भी बहुत हार्ड लगी थी ये फर्स्ट, तो मैं इसको बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग अपनी जो सिलेबस की है वो इससे ना करें, पहले थोड़ी इजी यूनिट्स पढ़ें जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। इसको बाद में पढ़ें जब आप थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाएंगे सिलेबस से, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी ना टाइम टेकिंग और डिफ़िकल्ट सी यूनिट है, तो लेकिन उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली प्रोटीन स्ट्रक्चर और फोर्सेस जो है
इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ग्राफ्स, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ आता है। तो इसको आप बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा। हाँ, बस स्टार्टिंग में मत पढ़ना, बाद में पढ़ लेना। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने लग गए हैं। बॉटनी वालों को तो ये पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन जूलॉजी वाले जो हैं वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ लीजिए, तो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लास्ट में प्लांट फिजियोलॉजी के थोड़े बहुत जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है फोटोसिंथेसिस वगैरह के, इसको आप एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे मत सोचिएगा कि हम इसको बिल्कुल ना पढ़ें जूलॉजी वाले। आप जूलॉजी से होते हुए भी इसको पढ़ें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम में। बॉटनी वालों को तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें और रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसे हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ये यूनिट भी हमने क्लास 12 से पढ़ी होती है, मेंडल के लॉ वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जैसे लिंकेज मैपिंग हो गया, पेडिग्री एनालिसिस हो गया, हार्डी विनवर्ग का सिद्धांत हो गया। तो ये सब क्वेश्चन जो टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसको भी आप अवॉइड करने की भूल मत कीजिएगा। जो नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी थोड़ी सी लेंथी यूनिट है और बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने वाली नहीं है, बस पढ़ने वाली चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे बनते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपके इस यूनिट के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। बस आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। तो इसके बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा और अवॉइड करने की गलती मत कीजिएगा। तो अगर समरी की बात करें तो मैंने एक साथ अपनी ये 8 यूनिट्स लिख दी हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक जो स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगी यूनिट 2 का, जो कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में कुछ टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। इस यूनिट को आप पूरी तरह अवॉइड करने की गलती मत कीजिएगा। इसके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे साइटोस्केलेटन हो गया और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन वाला भी एक टॉपिक है। ये थोड़े बहुत सेल साइकिल वगैरह, ये सब टॉपिक जो हैं ये इस यूनिट में आते हैं, तो इनको बिल्कुल मत छोड़ेगा। ये भी आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना है एग्ज़ाम में। तो ये 8 यूनिट्स हो गई और ये स्पेशल मेंशन यूनिट 2 का। तो आपको ये यूनिट तो कंप्लीट करनी ही है। बाकी यूनिट जो हैं उनको भी अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप उनको भी थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है उनका एक ऊपर से आइडिया उसका लेके जाना। जैसे यूनिट 11 हो गई, यूनिट 9 हो गई और यूनिट 12 हो गई। वैसे मैंने यूनिट 9 तो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी और यूनिट 11 भी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। यूनिट जो 12 है उसकी थोड़ी बहुत बेसिक टेक्निक्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ये 3 यूनिट्स हैं जो आपको बहुत, अगर आपके पास सच में थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है तो आप देखना, बाकी तो चल जाएगा काम। लेकिन ये वाले जो यूनिट हैं, टॉप 8 यूनिट्स और थोड़े बहुत टॉपिक जो यूनिट 2 के हैं, इनको आप बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा। अगर फाइनल मैसेज की बात करूं तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन वो चीज़ नहीं छोड़नी है जो सच में इम्पॉर्टेंट है, जो सच में मैटर करती है, उसको छोड़ने की गलती नहीं करनी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।